Being beautiful by name and being beautiful by work are two different things. The person whose story we are going to tell you today is beautiful in both way as well as in name and work. We are talking about Mr. M.K.S. Sundaram, an IS officer of 1997 batch, who started studying agriculture to support his father in farming. But fate had written something else, and during his studies the dream of becoming an officer blossomed in his eyes, and Sundaram Sahib made up his mind to fulfill it. He did self-study without any coaching, but in the beginning he was disappointed, but he did not lose courage, and then he gave the exam, and then the flag of success that he hoisted has been hoisting continuously for the past 26 years. Mr. Sundaram, who has made a different identity with his work from his cadre Uttar Pradesh to Central Deputation, does not need any introduction. Today in this program we know some aspects of his life from him only. An old saying in English, handsome is that handsome does. मतलब उसको हिंदी में कहते हैं कि सुंदर वो है जो सुंदर काम करे, और किसी के नाम में ही अगर सुंदर जुड़ा हुआ हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो पूरा जो इनका एक तरह से कह लीजिए कि व्यक्तित्व है वो कैसा होगा। और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम शख्सियत में एक शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर M.K.S. सुंदरम साहब। ही इज IS ऑफिसर ऑफ 1997 बैच, यूपी कैडर के हैं और BSc MSc एग्रीकल्चर में PhD किया है। ढेर सारी डिग्रियां हैं उनके पास। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम UK से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिग्री हासिल की है। यूपी में झांसी से अपना कैरियर शुरू किया। कई जिलों में CDO रहे, उसके बाद DM रहे, आजमगढ़ के डिविजनल कमिश्नर रहे, इसके अलावा कमिश्नर हाउसिंग रहे हैं और तमाम पदों पर हैं। और पिछले कुछ सालों से सेंट्रल डेपुटेशन पर है। साउथ इंडिया में एक जो चेन्नई का एक्सपोर्ट जोन होता है, MEZ कहते हैं, उसके डेवलपमेंट कमिश्नर है। काफी बिजी शेड्यूल था और उन्होंने काफी रिक्वेस्ट पर हमको टाइम दिया है। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। और बता दूं आपको थोड़ा सा कि सर चूंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मतलब साउथ, तो लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विथ हिंदी। वैसे हिंदी बहुत अच्छी है, बात कर लेंगे। हिंदी बहुत अच्छी है सर की, तो हम लोग थोड़ा सा मिक्स में आज बात कर लेंगे। तो सर एक तो ये है कि सबसे पहले कि आपको यूपी से काफी दिन हो गया, अब तो यहाँ सेंट्रल डेपुटेशन पर, इस पर बाद में बात करते हैं। एक मेरा जिससे भी मैं इस प्रोग्राम के लिए मिलता हूँ, वन ऑफ द माई फर्स्ट क्वेश्चन की वो कौन सी चीज होती है, वो कौन सा लाइफ में टर्निंग पॉइंट था व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड फॉर सिविल सर्विस की नहीं अब हमको करना है? ओके, मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली में स्थित इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI पूसा करते हैं, मैं वहां पे पढ़ाई के लिए गया था। उसी समय कई सारे लोग सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उससे इंस्पायर होके हम भी करके देख लेंगे। तो उसी में हमने तैयारी करना शुरू किया। शुरू करने के बाद पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो नहीं मिले, तो तीसरे अटेम्प्ट में हासिल किए। तीसरे अटेम्प्ट में आपको मिल गया। अच्छा, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो यू ज्वाइंड एनी कोचिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी कैसे? मैं कोचिंग क्लासेस तो नहीं गए हैं, सेल्फ स्टडी है, कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी। कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी, बहुत बड़ी बात थी कि सेल्फ स्टडी से आपने टाइम भी नहीं मिला था उस समय। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था, PhD कर रहा था, तो इसलिए टाइम नहीं मिला था। मुझको रिसर्च वर्क भी करना है। अच्छा। और कुछ समय तक काम भी किए हैं कुछ कॉलेज में, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके अपने फार्मिंग में करने लग गया। तो फिर मैंने भी फिर कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में आई हैव टेकन एग्रीकल्चर एज। अच्छा, सो दैट्स व्हाई यू टेकन एग्रीकल्चर की योर फादर वाज इन्वॉल्वड इन योर फुल फ्लेज फार्मिंग? यस। ओके, इसलिए मैंने लिया था। तो और सिबलिंग्स कितने आप लोग? मेरा एक सिस्टर है। अच्छा, और आप? हम दोनों ही। अब 2 ही लोग हैं। 2 ही लोग हैं। तो मतलब फिर वो एग्रीकल्चर की उसी से पढ़ाई और फिर वहां दिल्ली में रह के फिर आपने उसकी तैयारी किया सेल्फ स्टडी के साथ। अच्छा, आप 1997 बैच आपका है। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 25-26 ईयर्स सर्विस हो गया आपका। यूपी को कहा जाता है कि एक फर्स्ट मतलब ब्यूरोक्रेसी के लिए खास करके कि एक वो स्कूल है। मतलब आप अगर वहां यूपी में काम कर रहे हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी का जो एवरी एस्पेक्ट है उसकी आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आपको तो 26 साल हो गए, कुछ साल सेंट्रल डेपुटेशन में है। कैसा रहा है ये 26 साल का सफर? हाउ यू लुक योर जर्नी सिंस लास्ट? इट्स अ वंडरफुल जर्नी, बहुत अच्छा था। ये एक्चुअली इट्स लाइक एन ओपन बुक। सो उसमें हर सारा चैप्टर्स होते हैं,
हर चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। आप पहले तो एसडीएम रहेंगे, उसके बाद सीडीओ रहेंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, उसके बाद जिलाधिकारी रहेंगे, और हर पद पे एक एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऐसा नहीं है जिलाधिकारी आगरा में कोई है और इन्होंने उसके बाद जिलाधिकारी लखनऊ हुआ, उन दोनों को भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा नहीं है जिलाधिकारी के एक जैसा एक्सपीरियंस ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग सर्विसेज है। उसमें लोगों को मदद करने के लिए और स्पेशली डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए काम करने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो मैं समझता हूं एक जिलाधिकारी, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे ख्याल से कम 10-15 एनजीओ का सामान है। से कितने मान लीजिए 10 एनजीओ मिलके काम कर सकते हैं, लोग हेल्प करेंगे उतना एक अकेले यस कर सकते हैं, उतनी स्कोप है इसमें डीएम के पास उसका मैं पावर नहीं कर सकता, स्कोप कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप कर सकते हैं। ठीक बात है। और ये पिछले कुछ सालों से सेंट्रल डेपुटेशन, इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इसका एक अलग एक्सपीरियंस है। सेंट्रल डेपुटेशन में यहाँ पे चेन्नई में स्थित विशेष आर्थिक जोन में एस विकास आयुक्त के रूप में पोस्टिंग हुए हैं। लगभग 7 साल से मैं यहाँ पर हूँ और इसका एक्सपीरियंस अलग है। इसके एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री संबंधित है। इसमें इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए काम एक्सपोर्टर्स करते हैं, उनको मदद के लिए इनका अप्रूवल्स, उनका कुछ रेगुलेटरी वर्क्स वगैरह यहाँ पे हमारा ऑफिस करते हैं और उसको हम लोग कितने जल्दी अप्रूवल दे सकते हैं कोई भी चीजों को, और कैसा एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारे में हमारा ऑफिस जुड़ा हुआ है। काफी मेन लाइन वर्क का लीजिए, मेन लाइन वर्क है। विथ किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है। सो फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है, देश का इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको हल करने के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च ज्यादा होना है, हर समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते रहना है। उस काम में हमारा एक्सपोर्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं और उनका एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए ये दफ्तर है। सर, ये जो एसईजेड है जिसके आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, भारत में तो देयर आर सो मेनी एसईजेड, इज दिस चेन्नई मद्रास एसईजेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसईजेड? वन ऑफ द बिगेस्ट एसईजेड। तो टोटल गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसका गाइडलाइंस होते हैं, इसके एसईजेड एक्ट है, एसईजेड रूल्स है, और इसके अलावा ईओयूस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, वो भी 300 का अधिक यहाँ पर है। 338 एक्जैक्टली। सर, ये आप जब एसईजेड के यहाँ थे, इसके साथ साथ आपके पास कुछ एडिशनल चार्ज भी बीच बीच में एडिशनल चार्ज में भी रहा था। एक तो कॉफी बोर्ड में एज चेयरमैन कॉफी बोर्ड लगभग 1 साल था, और उसके बाद रबर बोर्ड में भी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एज स्पाइस बोर्ड में एज सेक्रेटरी फॉर मोर देन अ ईयर, एंड कोचिन एसईजेड में भी एज डेवलपमेंट कमिश्नर का एडिशनल चार्ज में था। तो कई सारा एक्सपीरियंस, तो मतलब वर्सेटाइल हो गया है पूरा। हर वर्सेटाइल आई डोंट नो वर्सेटाइल कहा सकते हैं, बट एनीवेज पर्सनली आई गॉट हाई एक्सपीरियंस। अच्छा, जब अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा जैसे किताब का जिक्र आया था, अभी आपके साथ अनऑफिशियल हम लोग बात कर रहे थे, आपने किताब भी लिखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कैसे वो किताब लिखने का। किताब का नाम है इंटरव्यूज रीडिफाइंड है। सो इंटरव्यूज रीडिफाइंड में कैसा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चाहते हैं सिविल सर्विस कैंडिडेट्स, सो अपने मेंस एग्जामिनेशन में हासिल होने के बाद या ये किताब है, और इंटरव्यू पे जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा होते हैं, ऐसा कहते हैं इंटरव्यू में हमको पढ़ना नहीं है, इंटरव्यू के लिए तैयारी का आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा ही जाके कोई भी पूछेंगे हम बात कर लेंगे, व्हाट यू कॉल रिप्लाई दे देंगे करके, बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन जरूरी है, कम से कम एक बेसिक प्रिपरेशन का जरूरत है। ओके ओके। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसा हैं रूरल बैकग्राउंड में आए होंगे, कुछ लोग काफी मिडिल क्लास से भी आए होंगे। सो इन लोगों को थोड़ा इंटरव्यू में कैसा हम आर्टिकुलेट कर पाएंगे, हमारे अंदर तो हमारे पास आंसर है, उसको हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो उसका एक हल करना कैसे है, सर ये सब को मन में रहते हुए ये बुक मैंने लिखा था। और इस बुक को कंटेंट क्या है इसमें, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ इंटरव्यूज ऑफ 61 सिविल सर्वेंट्स, या इसमें इंटरव्यूज का कैसा तैयारी करना है, इसमें इंटरव्यूज में किस प्रकार की क्वेश्चंस आ सकते हैं,
और किस पर पहले कितने लोग, मैंने 61 ऑफिसर्स, yes, मोस्टली IAS ऑफिसर्स, सम आर IRS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स आल्सो, उनके इनको अपने इंटरव्यू के बारे में मैंने पूछा था। ओके, ओके। सभी से कुछ लोगों से पर्सनली जाके पूछा था, कुछ लोगों से बाई फोन, बाई ईमेल से भी, और इन लोगों ने अपने काफी उत्साह के साथ हमारे साथ शेयर किया है। सो मैं सोचा था इनका इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है, ये केवल उनसे रहना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ के लोगों को काम में आना है, शेयर विद द एस्पिरेंट्स। तो इसलिए इस बुक में एक पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अ बड़ा चैप्टर भी है, और वो इन लोगों का इंटरव्यू के संबंध में। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 200 पेजेस की ये बुक है। 200 तो एक तो जितनी सारी अपने जिम्मेदारियां अभी बताई, जो मैं देख रहा था, जो आप बताए स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड, उस पर से ये, और उसमें ये किताब लिखने का टाइम निकाल लिया आपने, ये मतलब बहुत ही उसमें डिफिकल्ट था, बट आई एंजॉयड राइटिंग इट। एक तो एक बात है, सेकेंडली वो कोविड के समय में I fixed all Sundays for writing book. Sunday for writing. Sunday half day at least 3-4 hours I used to write, rewrite, correct, सब चीज करते रहता था। So उसी में कब पब्लिश हुई है किताब आपकी? आई थिंक 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो ये आपकी फर्स्ट बुक? एक्चुअली इसका फर्स्ट एडिशन भी हुआ था, सेकंड एडिशन में मैं काफी चेंज किए हैं। फर्स्ट एडिशन तो 2005 में किया था। तो ये इसके आगे भी जैसे राइटिंग बुक, ये बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव है, मुझे बड़ा पसंद है किताबें लिखने से। मैं खुद भी एक किताब मान लिख रहा हूँ अबाउट जस्ट रियल चैलेंज ऑफ दिस, जो ग्राउंड पर जो जर्नलिस्टों के साथ जो चीजें आती हैं, कैसे उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उस पर मैं भी लिख रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या आपको किताब के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और दूसरा सर, आपके पास टाइम बस लास्ट या सेकेंड लास्ट, एक तो ये था कि आप 26 साल का आपका ग्लोरियस करियर रहा है, आपने चीजों को देखा है, और आप खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ के और आपने सिविल सर्विस क्रैक किया। आज भी जैसे कि चाहे कितनी बड़ी एमएनसी आ जाए और आप लाखों की प्राइवेट गाड़ी और फरारी से उतर रही है, लेकिन उसके बगल में वो नीली बत्ती गाड़ी जब खड़ी होती है, तो जो उसका चार्म है आप सब पर आज भी भारी है। हमारे गांव में अभी नीली बत्ती हो गया, बत्ती नहीं, का कल्चर एक बात करें कि वो जो आपको वो आपके कलम में वो जो पावर मिलता है किसी का हेल्प करने का, जो आज भी वो एक ड्रीम जॉब है ही है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, हम किसी को कहते हैं, टॉन्ट देते हैं वहां कोई बहुत कि अरे जान रहा हूं जो पढ़ के तुम कलेक्टर बन जाओगे, ठीक है ना। एक ट्रेंड है, आज भी कलेक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका इस पूरे कैरियर का एक्सपीरियंस और प्लस लेके ये जो एस्पिरेंट हैं जिन्हों जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए कॉन्क्रीट एकदम की, मतलब वो कैसे फोकस्ड हो अपने स्टडी में? तो एक्चुअली स्टडीज अपने अंडर ग्रेजुएशन अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, और इसके साथ साथ प्रिपरेशन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से शुरू करना उचित रहेगा। अंडर ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर ग्रेजुएशन से, अदरवाइज कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी शुरू करते हैं। मैं भी ऐसा ही शुरू किया था आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ये तो एक चीज है, और पढ़ाई करते समय से हम पावर का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड थिंक दैट हमारा कलम का पावर नहीं है, हम अभी भी यूज करते हैं, वो कलम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलम की जिम्मेदारी है। मोर देन द पावर, कलम का एक जिम्मेदारी है, और उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह भी बना हुआ है। सो उसी हिसाब से काम करना है, हमारा करियर को आगे बढ़ाना है। सो इसलिए प्रिपरेशन समय से हम पावर का ऊपर ध्यान ना रखे, हमको इतनी पावर आ जाएगी, हम इतना लोगों को कंट्रोल करेंगे, वो नहीं। सो हमको सपोज सिविल सर्विस में हमको काम करने के लिए मौका मिल जाता है, हम उसको कितनी जिम्मेदारी से वो काम को करेंगे। सो वो मन में रख के प्रिपरेशन करें, बहुत बड़ी बात। सो अदरवाइज पावर को अपने मन में रहते हुए प्रिपेयर किया तो फिर मेरे ख्याल से प्रिपरेशन भी ठीक नहीं होगा। और बाकी तैयारी का जो है, आपको जो स्ट्रीम जैसे पसंद आए आप अपने से स्टडी करें या कोचिंग, या अपने सब्जेक्ट बेस्ट है। और कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ लोगों को मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी नहीं लिए पढ़ा है, बट लेकिन एग्जाम के लिए एंथ्रोपोलॉजी लिए हैं, सोशियोलॉजी लिए हैं, पबेड लिए हैं, वो भी ठीक है। बट लेकिन वॉट एवर दे स्टडी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तो फिर क्लियर करना इजी हो जाता है। अच्छा, इसका एक छोटा सा पार्ट, आजकल जैसे फिजिकल कोचिंग तो है वो चली रही, इसके अलावा द लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग इन क्लास, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज।
तो डू यू एग्री कि जैसे ये ऑनलाइन जो कोचिंग ये है यूजफुल है, ये ठीक इनसे? एक्चुअली मैं कोचिंग के बारे में नहीं बता नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग नहीं लिया है। Okay. कहीं पर भी कोचिंग में गए नहीं है। आई नेवर फेल्ट उसको कोई जरूरत है ऐसा भी फील नहीं किया। बट लेकिन आजकल लोग बताते हैं कम से कम एक बार कोचिंग लिया तो उसका एक रूपरेखा बन सकते हैं बेसिकली। सो कोचिंग ओनली आई थिंक मेरा ख्याल से एक बेसिक लेवल तक यूज रहेगा, बेनिफिट रहेगा, बट उसका ऊपर अपने अपने इंडिविजुअल के ऊपर है। लास्ट ये तो हो गया IAS एस्पिरेंट, एक एज ए गार्जियन भी कर लीजिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओवरऑल ये जो इंडिया का यंगस्टर्स है, ये जो यूथ है या जो भी देख रहे हैं, उनके लिए कि मतलब अपने लाइफ के प्रति कुछ मैसेज आप देना चाहें तो आपको? नहीं, आज का यंगस्टर्स वेरी इंटेलिजेंट है, काफी इंटेलिजेंट है। पहले जनरेशन से वो काफी आगे हैं, काफी सारा चीजों में वो लोग डेफिनेटली आगे हैं। सो हम उसको तो कहते हैं जनरेशन गैप हो गया है, बट जनरेशन गैप इसलिए हो रहा है आने वाला जनरेशन हमेशा आगे रहता है। तो इसलिए उन लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज वॉट एवर आप सिविल सर्विस का भी काम करेंगे और कोई भी प्राइवेट में भी काम करेंगे, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, एनी प्रोफेशन। इट्स नॉट लाइक ऑल प्रोफेशंस आर वेरी डिग्निफाइड। कोई भी प्रोफेशन में आप रहेंगे उससे अच्छा लग के फोकस के साथ काम करें, दैट ओनली विल गिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और इसके साथ साथ आप उसी पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल, उसका क्या कहते हैं, पर्टिकुलर अपने चूज किया एरिया में आप आगे भी अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है। फोकस के साथ यू शुड एंजॉय द वर्क, पैशन के साथ। सर थैंक यू वेरी मच एंड गिविंग अस सच अ नाइस टाइम। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोग्राम देख के एनीवन कैन इंस्पायर तो हमारा ये जो वो है वो सफल होगा। सर ये थे हमारे साथ मिस्टर MKS सुंदरम साहब। और हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी एंड सेइंग दैट कि वी आर नॉट स्लीपिंग टुवर्ड्स हेडिंग आवर लेग इन साउथ डायरेक्शन, जस्ट अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी हम लोग दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते हैं। उसके पीछे अपनी एक कहानी है। लेकिन साउथ इंडिया देखने के बाद और सर से मिलने के बाद मुझे लगता है कि शायद उसका एक कारण ये भी है कि साउथ इंडिया में सुंदरम साहब जैसे अच्छे और जेंट्स लोग रहते हैं, इतने काइंड हार्टेड लोग रहते हैं, इसलिए भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते हैं और नहीं सोना चाहिए। अगर जिंदगी को देखना है, जीना है और चीजों को यहाँ लाइफ कल्चर को महसूस करना है तो जरूर एक बार साउथ इंडिया भी आपको घूमना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुंदरम साहब ने जो बातें IAS एस्पिरेंट या जो यंगस्टर्स के लिए कही है वो उनके यूजफुल होगी, उनके काम आएगी। और एंड इफ एनीवन कैन इंस्पायर विद दिस प्रोग्राम, वी थिंक दैट आवर जो हम लोगों का ये जो प्रयास है ये यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद और बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ। अगले किसी कड़ी में ऐसी किसी शख्सियत से कराएंगे आपके साथ मुलाकात। ये खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।